अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने कहा कि हैदराबाद मानव संसाधन और विशेषज्ञता की राजधानी है। उन्होंने शहर के नानकरामगुड़ा में स्टेलेंटीज डिजिटल हब कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि टिकाऊ गतिशीलता का ही भविष्य है। मोबिलिटी वैली में स्टेलेंटीज के साथ साझेदारी करना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में विकास एक क्रांति की तरह चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह शहर व्यवसाय विस्तार के लिए बहुत उपयुक्त है और हर 2 आईटी नौकरियों में से एक हैदराबाद में है। प्रदेश के दूसरी श्रेणी के शहरों में आईटी हब को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री केटीआर ने कहा कि सक्षम सरकार और मजबूत नेतृत्व के कारण निवेश आ रहा है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने प्रवासियों से राज्य के विकास में योगदान देने को कहा है। बीआरएस यूएस संयोजक चंदू ताल्ला की अध्यक्षता में फ्लोरिडा में प्रवासी तेलंगाना निवासियों की आत्मीय सभा में भाग लेने वाले मंत्री ने बताया कि 9 वर्षों में तेलंगाना की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक दिग्गज हैदराबाद में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और रोजगार सृजन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार करेगी। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए पुरस्कार केसीआर सरकार के कामकाज का प्रमाण है। फ्लोरिडा के हिंदू मंदिर के वैदिक विद्वानों ने निरंजन रेड्डी को आशीर्वाद दिया। सरूर नगर की बीजेपी पार्षद आकुला श्रीवानी अंजन ने कहा कि राज्य में लूटपाट करने और छिपाने का काम लगातार जारी है। आरोप है कि राज्य के कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि गरीब छात्रों के पास खाने के लिए भोजन तक नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। स्कूल में दिए जाने वाले भोजन मिड डे मील में कीड़े मिल रहे हैं और बच्चे बीमारी से पीड़ित है। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों के मालिक फीस के नाम पर बच्चों के अभिभावकों को लूट रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक हारे हुए व्यक्ति की तरह काम कर रही है। सरकारी अस्पतालों में भी न्यूनतम सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में जांच के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने टिप्पणी की कि राज्य में शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय बन गई है। आकुला श्रीवानी ने मांग की कि राज्य सरकार गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा और चिकित्सा देखभाल प्रदान करे। बीजेपी नेता डॉक्टर लक्ष्मण ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी इस बार सत्ता में अवश्य आएगी। पार्टी के निर्णय के अनुसार सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने को कहा गया। मुशीराबाद के अतिरिक्त प्रभाग में वे घर घर गए और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। प्रदेश भाजपा नेता डॉक्टर लक्ष्मण ने घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में हुए विकास के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को यह संकेत दिया कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। उन्होंने हैदराबाद के एडिशन डिवीजन मुशीराबाद में घर घर जाकर लोगों से मिलने का कार्यक्रम शुरू किया। बाद में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण तय करेगा कि किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि जैसे भी पद दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसे पार्टी के लिए काम करना है। हैदराबाद के मलकपेट में पीवीआर मॉल कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में लोग फंस गए और कुछ देर के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके साथ ही दमकल कर्मी व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सहयोग किया। दमकल कर्मियों के मेहनत के बाद जब लिफ्ट खुली तो लिफ्ट में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। लिफ्ट में 12 लोग सवार थे और प्रवलिका नाम की एक गर्भवती महिला भी उसमें फंस गई थी। वहां के लोगों ने दमकल कर्मियों को समय पर वहां पहुंचने और लिफ्ट में फंसे लोगों को बचाने के लिए बधाई दी। फायर ऑफिसर मुस्तफा और फायरमैन अंजी रेड्डी के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उन्हें बचाने में कामयाबी मिली। అంత సుస్థ అయిపోయినాయి. मंत्री दलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीबों के हित के लिए बस्ती दवाखानों की स्थापना की जा रही है। तलसानी ने विधायक कालेरू वेंकटेश के साथ अंबरपेट और नल्लाकुंटा में बस्ती दवाखानों की शुरुआत की।
इस मौके पर मंत्री तलसानी ने कहा कि सीएम केसीआर का लक्ष्य सरकारी चिकित्सा सेवाओं को गरीब लोगों के करीब लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 160 से अधिक बस्ती दवाखानों के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है। 134 प्रकार की मेडिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध है। तलसानी ने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। विधायक माधवराम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली में 3 करोड़ 28 लाख से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सीएम केसीआर के प्रोत्साहन से हम कुकटपल्ली को समस्या मुक्त बनाएंगे। केपीएचबी कॉलोनी के बालानगर डिवीजनों में स्थानीय नगर सेवकों के सहयोग से सीसी सड़कों, जल निकासी और सीवरेज कार्यों की आधारशिला रखी गई। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस व बीजेपी पार्टियां जब चुनाव आते हैं तभी दिखाई देती है और बाकी दिनों में गायब हो जाती है। लोगों से कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं की बातों पर विश्वास न करें। विधायक माधवराम ने कहा कि तेलंगाना ने कई सार्वजनिक समस्याएं हल की जो पिछले 60 वर्षों में हल नहीं हो सकी। उन्हें सीएम केसीआर के नेतृत्व में ही हल किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि मंत्री केटीआर के सहयोग से निर्वाचन क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। अगले चुनाव में बीआरएस के लिए वोट करें और सीएम केसीआर के लिए हैट्रिक जीत का आह्वान करें। तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मासूमों की जान लेना आम बात हो गई है। ऐसी ही एक घटना रंगारेड्डी जिले में सामने आई है, जहां कल हैदराबाद के आसपास 7 लोगों को वाहन से टक्कर मारने व जान लेने की घटनाएं सामने आई है। मल्लिकार्जुन कॉलोनी शादनगर में स्कूल से घर जा रही एक छात्रा को एक 2 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। श्री सरस्वती शिशु मंदिर के सामने से छात्र शाम को घर जा रहे थे। उसी समय 2 पहिया वाहन पर सवार कुछ युवकों ने सड़क पार कर रहे एक छात्र को टक्कर मार दी। दुर्घटना करने वाला युवक वहां से भाग गया, जबकि गंभीर चोट लगने के कारण बच्चा तड़प रहा था। स्थानीय लोगों ने इसे देखा और समय रहते अस्पताल पहुंचाया। लोगों की शिकायत है कि लापरवाही से वाहन चलाने पर पुलिस का नियंत्रण नहीं होने से इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। रंगारेड्डी जिला पेदम्बरपेट में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी से एक किन्नर ने लड़की को बचाया और मानवता दिखाई। आरोपियों से बचकर जाते हुए किन्नर ने लड़की को सड़क पर असहाय हालत में देखा और लड़की को बचा लिया और उसे उसके माता पिता के पास पहुंचाया। अंबरपेट हाईवे चेकपोस्ट के पास एक लड़की अपनी बाइक पर जा रही थी। तभी वहां 2 लड़के बाइक पर उसके पास गए, उसे रोका और बात की। चूंकि वह इलाका सुनसान था तो उन्होंने लड़की का अपहरण करके जबरदस्ती हाईवे के किनारे ले गए, उसके साथ बलात्कार किया। किसी तरह लड़की उनसे छूटकर भाग निकली और सड़क पर आ गई। हर किसी से मदद मांगी पर किसी ने उसकी मदद पर ध्यान नहीं दिया। तभी सड़क पर मदद के लिए चिल्लाती एक असहाय लड़की को देखकर एक किन्नर हैरान रह गया। वह दौड़कर लड़की के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, और तब लड़की ने उस किन्नर को सब कुछ बताया। फिर उससे फोन मांगा ताकि वह अपने बड़े भाई को फोन कर सके। किन्नर ने उसे फोन दे दिया। लड़की ने फोन लेकर अपने बड़े भाई को सब कुछ बताया। तुरंत लड़की के माता पिता और पुलिस मौके पर पहुंचे। युवकों से बचने के दौरान लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की का इलाज हयातनगर स्थित मैक्सी केयर हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। लड़की का विवरण गोपनीय रखा गया है, लेकिन आरोपी कौन है, वे कहां से आए, इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलना बाकी है। क्या उन्होंने लड़की के साथ बलात्कार करने और उसका अपहरण करने की योजना बनाई थी, इसी लिहाज से जांच की जा रही है। लेकिन क्या उन युवाओं ने किसी तरह का नशा करके अपराध को अंजाम दिया था, इसकी जांच भी की जा रही है। ఇప్పుడు బయటికి రమ్మని అడ్రస్ చెప్పమని చెప్పినట్టు సెల్లులో చూపించి వెనక నుంచి డోర్ బండి మీద ఎక్కించుకొని వచ్చి ఆ జంగల్లో పడేసి కింద సున్ని వేసి మీద పడిపోతుంటే వాళ్ళని నెట్టేసుకొని వచ్చి। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों को खुशखबरी दी है। जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें अप्रत्याशित रूप से कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 15 रुपए होगी। खुलासा हुआ है कि जल्द ही पेट्रोल 15 रुपए मिलेगा। वाहन चालकों को पेट्रोल के विकल्प के रूप में एथेनॉल का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। मोटर चालक यदि अपने वाहनों में
ईंधन के लिए 7% इथेनॉल और अन्य 40% बिजली का उपयोग करते हैं तो उन्हें पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वाहनों में इथेनॉल और बिजली के इस्तेमाल से प्रदूषण के साथ साथ देश में पेट्रोल और डीजल का आयात भी काफी कम हो जाएगा। जल्द ही इनकी कीमतें भी कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इनसे भारत सरकार के पास करीब 16 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस होगा। ये सारा पैसा किसानों के खाते में जाने की संभावना है। हम लगातार अभी ये जो बिटुमिन बन रहा है बरेली से, इसमें सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और CSR जो देहरादून इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी मिलकर एक बायो बिटुमिन बरेली से और बायोमास से बनाने का यूनिट तैयार किया है। मेरे सामने उसकी परीक्षण दोनों ने सर्टिफाई किया है। अब हमारी कल्पना ये कि किसान उसको खरीदी करें और बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो बिटुमिन तैयार करे और उसी क्वालिटी का बनता है। इवन बायो बिटुमिन ये इस पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छे क्वालिटी का है। तो ये अगर होता हम जरूर खरीदेंगे, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हमारा इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट के बजाय किसानों को मिलेगा तो किसान अन्नदाता हो गया, ऊर्जादाता हो गया, अब बिटुमिन दाता होगा। जो ऊर्जादाता बना है, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए है। आप ही लोग मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो क्या होगा, या खींच के गाड़ी लेके जाएंगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। इलेक्ट्रिक आ गई, इथेनॉल 20% पेट्रोल में ऐड होने लगा। अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है। बजाज, TVS, हीरो ने स्कूटर, ऑटो रिक्शा बना ली। अब टोयोटो, सुजुकी की गाड़ियाँ आ रही है, अगस्त में टोयोटो की आ रही। और ये गाड़ियों में 100% पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल जाएगा और 40% बिजली तैयार करेगी। तो एवरेज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर रेट निकालेंगे तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर है। तो फ्लेक्स इंजन अब देश में अगस्त में आएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिथेनॉल की, जो कोयले से बनता है, 25 रुपये लीटर। मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट को 25 बसेस को 20% मिथेनॉल डाल के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब वो सर्टिफिकेट आ गया कि वो सक्सेसफुल हो गया। तो डीजल का इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। दूसरी ओर अशोक लेलैंड ने अपना एक पूरा ट्रक मिथेनॉल पर तैयार किया। आसाम पेट्रोलियम जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो 100 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि आसाम के ट्रक और बसेस ये मिथेनॉल पर कन्वर्ट करो। 110 रुपये डीजल और 25 रुपये मिथेनॉल, कॉस्ट कितनी बचेगी, पोल्यूशन कम होगा। अभी विशेष रूप से मिथेनॉल के ट्रक भी आ रहे, तो मिथेनॉल भी सक्सेस हुआ। और 15% मिथेनॉल डीजल में डालने के बारे में भी अब लोग वो आगे विचार हो रहा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हमने रिकमेंडेशन दिया, तो वो आ जाएगा तो देश का इंपोर्ट कम होगा। तीसरी बात जो इलेक्ट्रिक, इसका तो सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हैं, कितने बड़े प्रमाण पर राइज है, वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। 5 साल के अंदर देश में आपको इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी, इतनी बसेस आ रही है। और इससे प्रदूषण कम होगा। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन की बात आ रही कि अभी अशोक लेलैंड टाटा ने ऐसी ट्रक और बसेस बनाई है कि जिसका जो IC इंजन है उसी में हाइड्रोजन डाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन की भी सक्सेस स्टोरी हो गई है। अब दूर नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है। अब धीरे धीरे हाइड्रोजन भी पॉपुलर होगा। तो 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, उसमें इतना पोटेंशियल कि ये सब करेंगे तो भी हमारा इंपोर्ट कम करने में और कठिनाई होगी। तो इन सबको इनकरेज करके पहली बार एग्रीकल्चर को ऊर्जादाता बनाने में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सफल प्रयोग किया। अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, बायोमास से, आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है। तो ये पर्यावरण के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जो हमने काम किए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार से पूछा है कि क्या वह इस स्तर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मानसिक विकलांगता से पीड़ित लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें वोट देने का अधिकार होता तो वे सभी स्लॉट प्रदान कर देते। उन्होंने टिप्पणी की कि जिलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र क्यों नहीं स्थापित किए जा रहे हैं। अदालत ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की स्थापना न करने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति L तुकाराम जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है।
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने राज्य भर में केवल 3 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी संस्था 100 लोगों को आश्रय दे रही है। पीठ ने याचिकाकर्ता से यह बताने को कहा कि देखभाल केंद्रों की स्थापना के संबंध में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के प्रावधान क्या कहते हैं। सुनवाई इस महीने की 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। मुख्य रूप से प्रमुख विधेयकों और मॉनसून सत्र पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा चल रही है। संभावना है कि जल्द ही नया मंत्रिमंडल होगा। यह देखना बाकी है कि क्या कुछ और मंत्री इस्तीफा देंगे। ऐसी खबरें पहले से ही है कि बंडी संजय को केंद्रीय कैबिनेट के जगह दी जा रही है, लेकिन बंडी संजय इस पर अनिच्छुक है। बंडी संजय को पहले ही तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सरपंच नव्या बनाम एमएलए राजैया प्रकरण में पुलिस ने बड़ा ट्विस्ट दिया है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि नव्या के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। 2 नोटिस के बावजूद नव्या ने पुलिस को कोई सबूत नहीं सौंपा है। नव्या को पुलिस ने बताया कि अगर तय समय में सबूत नहीं सौंपे गए तो केस बंद हो सकता है। साक्ष्य के अभाव में नव्या राजैया पंचायत बंद कर दी गई। हनुमागोंडा जिले की जानकीपुरम सरपंच नव्या ने सनसनीखेज आरोप लगाया था कि विधायक राजैया उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। नव्या का दावा है कि राजैया उसकी बात न मानने पर उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। नव्या ने विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें फोन किया और बाहर आने को कहा। दूसरी ओर विधायक राजैया ने नव्या के आरोपों से इनकार कर दिया। कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई है। उन्होंने शिकायत की कि उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी कहानियां फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद स्थित अपने घर पर है और उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। झूठी कहानियां फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कुछ दिन पहले नलगोंडा जिले में अम्मा नाबोलू के उपेंद्र नाम के एक शख्स की बीमारी से मौत हो गई। मैं उनके परिवार से मिला। उनकी पत्नी और बच्चे मेरे घर पर आए। 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। मेरे स्वास्थ्य के बारे में फर्जी खबरों पर विश्वास न करें। कार्यकर्ताओं को चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि उनके बारे में झूठी खबर प्रसारित करने वाले मीडिया संस्थान के खिलाफ उन्होंने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।